जय हिंद। देखिए आज हम बात करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का इकोनॉमिक एप्लीकेशन का चैप्टर नंबर 3 जो कि है हमारा थ्योरी ऑफ सप्लाई। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई। सप्लाई का मीनिंग क्या होता है। देखिए सप्लाई को ही हम सरल भाषा में अगर हम बात करते हैं तो हम सेल को ही सप्लाई बोलते हैं। सेल को ही क्या बोलते हैं, हम सप्लाई बोलते हैं। यानी कोई भी एक दुकानदार है, ठीक है, कोई भी दुकानदार है, किराना दुकान है और वो बिस्किट बेचना चाहता है। यानी वो बिस्किट क्या करना चाहता है, सप्लाई करना चाहता है। ठीक है, कोई चीनी बेचने वाला है, वो चीनी क्या करना चाहता है, सप्लाई करना चाहता है। कोई सब्जी बेचने वाला है, सब्जी को वो क्या करना चाहता है, सेल करना चाहता है। यानी क्या करना चाहता है, वो सप्लाई करना चाहता है। तो सप्लाई का मीनिंग क्या हुआ कि अ सेलर इज रेडी टू सेल एट अ गिवन प्राइस। उसका प्राइस फिक्स है। ये जैसे मार्कर है, ये मार्कर का दाम 20 रुपया है। तो हम सपोज कि मेरे पास 10 मार्कर है, तो हम 10 मार्कर को क्या करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं। यानी क्या करना चाहते हैं, सप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं सप्लाई। इसका डिफिनेशन बुक में दिया है कि सप्लाई मीन्स दैट क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी विच अ सेलर इज रेडी टू सेल। सेलर यहाँ पर किसको बोला है, कोई भी सेलर हो सकता है, चाहे वो गली में फेरी लगाने वाला सेलर हो, ठीक है, कोई भी वो व्यक्ति हो सकता है जो कोई चीज़ को सेल करना चाहता है। ठीक है, वो सेलर कहलाएगा। सेलर इज रेडी टू सेल, वो सेलर रेडी हो सेल करने के लिए, उसी को तो बोलते हैं सप्लाई। एट अ गिवन प्राइस एट अ पर्टिकुलर प्लेस एंड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम नॉन एज सप्लाई। ठीक है, और एक बात देखिए, थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने क्या पढ़ा था, वो पढ़ा था कंज्यूमर के रिलेटेड बात कर रहा था। ठीक है, कंज्यूमर के साइड में था। और थ्योरी ऑफ सप्लाई में क्या है, सेलर के साइड में है। ठीक है, तो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों बैलेंस हो रहा है। ठीक है, थ्योरी ऑफ डिमांड कंज्यूमर साइड और थ्योरी ऑफ सप्लाई सेलर साइड। ठीक है, आपके बुक में एक और टर्म दिया है, सप्लाई और स्टॉक में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपने 20 कॉपी बनाई, ठीक है, 20 कॉपी, ठीक है, आप खरीद कर कॉपी नहीं लाए हैं, खुद से मैन्युफैक्चर किए हैं घर पर। 20 कॉपीज बनाई। अब इसमें से आप 10 कॉपी को अपने दुकान ले गए, अपने दुकान पर ले गए। किस लिए, आप इसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है, आपने 20 कॉपी घर पर बनाई, उसमें से 10 कॉपी लाई और दुकान पर रख दी। किस लिए, क्योंकि आप उसको सेल करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप कितने कॉपी को सेल करना चाहते हैं, 10। तो ये 10 से आपका कॉपी क्या हो गया, ये 10 कॉपी आपका कहलाएगा सप्लाई। आप सप्लाई कितना कर रहे हैं, तो 10 कॉपी। और बचा कितना है, 10 कॉपी और बचा ना, टोटल 20 है। तो ये जो 10 कॉपी बच गया, इसी को बोलते हैं स्टॉक। यानी अभी हम गोदाम में अपना 10 कॉपी रखे हैं। किस लिए रखे हैं, ताकि अगर ये मेरा 10 कॉपी बिक जाएगा फिर हम इसको 10 लें। अभी हम कितने कॉपी बेचने के लिए रेडी है, सिर्फ 10। ये 10 के लिए नहीं, 20 कॉपी बनाए, 20 में से 10 कॉपी को हम बेचना चाहते हैं, सिर्फ 10 कॉपी को। ठीक है, तो हम जितना कॉपी को बेचना चाहते हैं वो हमारा हो गया सप्लाई, और जितना कॉपी हम रखे हैं वो हो गया हमारा स्टॉक। आपने 10 ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए हैं, ठीक है, आपके पास 10 ऑक्सीजन सिलेंडर है। आप किसी ग्राहक को 5 दे दिए, 5 ऑक्सीजन सिलेंडर दे दिए, तो ये हो गया आपका सप्लाई। कितना सप्लाई कर दिए, 5। अभी आपके पास कितना है, 5। तो ये हो गया आपका स्टॉक। यानी जितना आप सेल कर दिए वो हो गया आपका सप्लाई, और जितना आप बचा कर रखे हैं वो हो गया आपका स्टॉक। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर है जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। पहला है कि प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब सपोज कीजिए कि किसी कमोडिटी का प्राइस अगर बढ़ रहा है तो हमारा प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। सपोज देखिए, सोचिए कि अगर ये मार्कर है, ये मार्कर को हम ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा होगा। और जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो सप्लाई भी हम क्या करेंगे, ज़्यादा करेंगे। प्राइस अगर हमारा बढ़ेगा तो प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो हम सप्लाई को ज़्यादा बढ़ा देंगे। यानी प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन है, देखिए तो पॉजिटिव रिलेशन है कि नहीं, पॉजिटिव रिलेशन है। यानी प्राइस अगर हमारा बढ़ रहा है तो सप्लाई भी हमारा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी,
कोई चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तो हमको प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, यानी प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हमारा सप्लाई भी बढ़ रहा है। यानी प्राइस और सप्लाई में कैसा रिलेशन देखने को मिल रहा है? पॉजिटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, जो हमारा सेकंड नंबर है वो है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे सपोज कीजिए कि दो फार्मर है, फार्मर ए फार्मर बी। फार्मर ए राइस उत्पादन कर रहा है और फार्मर बी व्हीट का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, अब हुआ कुछ ऐसा कि एक साल राइस का जो उत्पादन है वो बहुत कम लोग किए थे और व्हीट का जो उत्पादन है बहुत ज़्यादा लोग किए थे। ठीक है, राइस का उत्पादन बहुत कम लोग किए थे और व्हीट का ज़्यादा लोग किए थे, तो इसका जो प्राइस है वो बढ़ जाएगा। चावल कम है तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो इसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो सप्लाई भी अब इसका हमको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो होगा क्या कि ये जो व्हीट वाले लोग हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? राइस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको बहुत कम लोग किए थे और इसमें प्रॉफिट भी है। ठीक है, इसमें प्रॉफिट नहीं है, इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा। जब प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट हमारा कम होगा और जब प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी हमारा क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो व्हीट वाले लोग कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? राइस की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगर यही उल्टा हो जाए, ठीक है, अगर यही चेंज हो जाए और इसको कम लोग उत्पादन करें और इसका ज़्यादा करें, तो ये जो राइस वाले लोग हैं वो कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे? व्हीट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी जहाँ जितना प्रॉफिट होगा, जहाँ पर भी ज़्यादा प्रॉफिट होगा वहाँ लोग क्या हो जाएंगे? शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये है हमारा प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, यानी प्राइस किधर से भी अगर हमारा प्रॉफिट होगा तो हमारा सप्लाई बढ़ जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो हमारा सप्लाई होता है वो हमेशा प्राइस पर बेस रहता है। ठीक है, थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स भी अब दो तरह के होते हैं। अब देखिए ये कैसे, एक सपोज कीजिए कि आईफोन है और दूसरा वीवो ले लेते हैं, वीवो। ठीक है, तो आईफोन बहुत महंगा फ़ोन होता है और जो वीवो है जनरल पीपल, मीडियम पीपल अफोर्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो आईफोन का एक ही उद्देश्य है, ये अपना प्राइस कम नहीं करता है, ये क्या करता है? अपना प्रॉफिट बढ़ा देता है। यानी इसका एक ही काम है, इसका काम है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, हम प्रॉफिट ही बढ़ा देंगे, सेल को ये नहीं बढ़ाता है। और वीवो क्या करता है कि हम सेल ही ज़्यादा बढ़ देंगे, यानी ये क्या करता है कि अपना प्राइस कम कर देता है, प्राइस को ये लो कर देता है, यानी सेल को बढ़ा देता है। तो इसका एक मकसद होता है सेल मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, आईफोन क्या करता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वीवो क्या करता है? सेल मैक्सिमाइजेशन। ये अपना प्राइस कम नहीं करता है। आईफोन का देखें कभी प्राइस कम हुआ है? करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि इसका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हमको प्रॉफिट लेना है। और जो वीवो होता है उसका सपोज जो नॉर्मल फ़ोन होता है, वीवो ही नहीं, वीवो, ओप्पो, जावा, मतलब जो भी नॉर्मल फ़ोन जो जनरल आदमी अफोर्ड कर सकता है, तो उसका एक ही मकसद होता है सेल मैक्सिमाइजेशन, हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका सेल कर दे। ठीक है, तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोड्यूसर्स। उसके बाद है कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। कौन कौन से टेक्नोलॉजी होते हैं? दो प्रकार का टेक्नोलॉजी होता है। पहला होता है कि आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, आउटडेटेड, और सेकंड होता है अपडेटेड, अपडेटेड। अब सपोज कीजिए कि आपका एक टेक्सटाइल है, उसमें का जो मशीन्स है वो पुराना है, मॉडर्न नहीं है, तो उसको कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, कभी ये बिगड़ेगा कभी वो बिगड़ेगा, रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। यानी इसमें क्या होगा? प्राइस क्या होगा? ज़्यादा लगेगा, तो प्रॉफिट हमारा क्या होगा? कम होगा। पैसा फिजूल का खर्चा होगा, पैसा बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये रिपेयरिंग करो तो वो करो, हमारा मशीन अपडेटेड नहीं है तो प्राइस ज़्यादा लगेगा, प्रॉफिट हमको कम होगा और सप्लाई भी हमारा क्या होगा? कम होगा। यही अगर हमारा अपडेटेड है तो प्राइस हमारा बिल्कुल कम लगेगा, प्रॉफिट हमारा बहुत ज़्यादा होगा और सप्लाई भी हम ज़्यादा करेंगे। आउटडेटेड मीन्स क्या हो गया? पुराना तकनीक है, पुराने ज़माने का मशीन है, तो उसमें क्या लगेगा? उसका रिपेयरिंग कॉस्ट इतना लग जाएगा कि उसको प्रॉफिट ही नहीं समझ में आएगा कि हमारा कंपनी प्रॉफिट भी कर रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि उसका जो मशीन है वो तो आउटडेटेड है। ठीक है, तो अगर आउटडेटेड है तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, जब कॉस्ट ज़्यादा लगेगा तो हमारा प्राइस क्या होगा?
जब कॉस्ट हमारा क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा तो प्रॉफिट हमारा कम होगा। जब प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी हमारा कम होगा। अगर हमारा वही अपडेटेड मशीन है तो कोई खर्चा नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। जब प्रॉफिट ज़्यादा है तो सप्लाई भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अगर इसमें से कोई भी महंगा हुआ, कोई भी अगर हमारा महंगा हुआ तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा और सप्लाई भी हमारा क्या होगा, कम होगा। अगर कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से हमारा कोई भी चीज़ महंगा हुआ, अगर लैंड महंगा हुआ, अगर हमारा लेबर महंगा हो गया तो क्या होगा, हमारा प्रॉफिट बहुत कम होगा और सप्लाई हमारा बहुत कम होगा। अगर यही सब सस्ता हो गया, लैंड भी सस्ता, लेबर भी सस्ता, सब सस्ता, ठीक है, यानी यही 4 एलिमेंट है। अगर ये चारों एलिमेंट एकदम सस्ता हो गए तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, ज़्यादा, तो सप्लाई भी हमारा क्या होगा, ज़्यादा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। हम फ्यूचर में एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए अब 2 तरह का केस हो सकता है। पहला केस हो सकता है या तो फ्यूचर में दाम उसका कम होगा या फ्यूचर में उसका दाम ज़्यादा होगा। अगर फ्यूचर में उसका जो प्राइस है वो कम होने वाला है तो हम चाहेंगे कि आज का आज ही हमारा जो ये गुड्स है वो क्या हो जाए, उसको हम सेल कर दें, यानी उसका हम सप्लाई कर दें, चाहे हमको थोड़ा लॉस ही क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में तो और उसका प्राइस गिरने वाला है तो हमको और लॉस होगा। तो आज ही हम कुछ पैसा कम कर कर उसको चाहेंगे कि हम सेल कर दें। यानी अगर फ्यूचर में हमारा जो कमोडिटी है उसका प्राइस फॉल होने वाला है तो हम आज ही चाहेंगे कि हमारा जो कमोडिटी है उसको हम सेल कर दें। अगर वही हमारा ज़्यादा होगा, फ्यूचर में हम मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में आने वाले समय में हमारा इस मार्कर का दाम बढ़ जाएगा तो हम इसको स्टोर कर कर रखेंगे और स्टॉक में रखेंगे, ठीक है। अभी हम नहीं इसको सेल करेंगे। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में हम इस पर हायर प्रॉफिट कमा सकते हैं और इसमें जल्दी इसको बेचो, नहीं तो हमको घाटा लग जाएगा। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर लोग स्टोर कर कर रखते थे, ठीक है, देते थे नहीं। क्यों? क्योंकि वो समझते थे कि फ्यूचर में इसका दाम और बढ़ने वाला है। बहुत सारे मेडिसिन्स थे उसका दाम बढ़ गया था कोरोना के टाइम में, ठीक है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन हम लोग करते हैं कि फ्यूचर में इसका प्राइस कम होगा या ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा तो हम उसको स्टोर कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हायर प्रॉफिट कमाने के। नेक्स्ट है हमारा नेचुरल कंडीशंस। भूकंप आ गया, सूखा पड़ गया, आंधी तूफान, ओला पड़ गया तो फसल क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो जब फसल बर्बाद हो गया तो प्रॉफिट क्या हो गया, लो हो गया। और जब प्रॉफिट लो हो गया तो सप्लाई क्या हो गया, लो हो गया। यानी नेचुरल कंडीशन है उसमें प्रॉफिट हमारा क्या होता है, लो होता है, तो सप्लाई भी हमारा क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। कैसे? अब सूखा पड़ गया तो किसान का जो वो बीज जो बोया है उसका भी तो पैसा उसके पास नहीं आएगा, तो उसको घाटा हुआ कि नहीं हुआ। और जब उसको प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो सप्लाई कहाँ से बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा। उसके बाद है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी। अब ये भी 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है सब्सिडी और सेकंड होता है टैक्स। देखिए सब्सिडी का मतलब समझिएगा कि बेनिफिट, सब्सिडी, सरकार सब्सिडी देता है यानी बेनिफिट देता है। तो सब बेनिफिट होगा यानी आपको प्रॉफिट होगा, और जब प्रॉफिट होगा तो आप सप्लाई बढ़ा देंगे। सेकंड है हमारा टैक्स अगर सरकार हमसे ज़्यादा लेगी तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, और जब प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई भी हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो ये रहा हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई, यानी कौन कौन से फैक्टर हमारे सप्लाई को इफेक्ट करते हैं।